अब हम जिस जगह पे जा रहे हैं उसका इतिहास बहुत ही रक्त रंजित रहा है। ये कहानी समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा ईसा पूर्व लगभग 262 ईसा पूर्व। हुआ ये था कि कलिंग के राजा पद्मनाभन और अशोक सम्राट के बीच युद्ध हुआ। बताया जाता है कि यह युद्ध काफ़ी लंबा चला था और इसमें लगभग 2.5 लाख लोग मारे गए थे। 1.5 लाख लोग कलिंग राजा पद्मनाभन के सेना के थे और 1 लाख लोग मौर्य वंश यानी सम्राट अशोक के थे। यह लड़ाई अगर वर्तमान के भारत की कहें तो उस परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ी लड़ाई थी, जिसमें लगभग 2.5 लाख लोग मरे थे। कहा जाता है कि घायल सैनिकों के चित्कार से ये पूरा प्रदेश दहल उठा था। उस मंजर को देखने के बाद सम्राट अशोक काफ़ी भयभीत हो गया था, या कहें तो काफ़ी व्याकुल हो गया था, और उसके बाद उसने निर्णय लिया कि अब मैं शस्त्र कभी नहीं उठाऊंगा। वहीं पे यहाँ एक दूसरी कहानियाँ भी प्रचलित है। उस कहानी में कहा कुछ यूँ जाता है कि सम्राट अशोक के पास एक महिला गई और उसने कहा कि मेरा पति, पुत्र और पिता तीनों ही इस युद्ध में मारे गए, अब मैं अपना ज़िंदगी कैसे जीऊँगी। इस बात का प्रभाव सम्राट अशोक पर इतना पड़ा कि उसने शस्त्र त्याग करने का फैसला लिया। इतिहास का यह पहला युद्ध है जिसके बाद किसी राजा का बड़ा हृदय परिवर्तन हुआ, और कहा जाता है कि इस युद्ध के समाप्ति के बाद सम्राट अशोक चले गए उपगुप्त, जो कि बौद्ध धर्म के धर्मगुरु थे, उनके शरण में। सीढ़ियों से आप जब ऊपर चढ़ेंगे तो आप देखेंगे एक ये सामने ये मूर्ति है जिसमें बुद्ध जो हैं वो ध्यान मुद्रा में हैं। दीवालों पे वो छोटी छोटी नक्काशियाँ हैं जो कि दर्शाता है कि कैसे अशोक ने शस्त्र त्याग के बाद कैसे शिक्षा दीक्षा ली, उस पर आधारित है। अब दूसरा प्रतिमा है, उसमें बुद्ध जो हैं वो करवट लेटे हुए हैं। आइए अब मैं दिखाता हूँ वो मैदान जहाँ लाखों लोगों का सर धड़ से अलग हो गया था और खून की नदियाँ बह रही थी। कहा जाता है कि यहाँ एक नदी थी जिसमें इतना खून बहा, इतना खून गिरा कि पूरी नदी जो है वो रक्त की तरह बह रही थी। उसकी पानी जो है रक्त की तरह थी। आज भी लोग उस नदी को रक्त नदी कहते हैं और यहाँ के लोगों में काफ़ी चर्चित है और वो काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है। और इस प्रकार से ये आप देखेंगे हर मूर्ति के ऊपर जो बना हुआ है ये 4 खंभे हैं और ये शांति स्तूप है, और इस पे आप अलग अलग देख रहे होंगे कि बुद्ध की प्रतिमा है, उसके बाद बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है, और यहाँ कुछ लोग महात्मा बुद्ध की पूजा कर रहे हैं। यहाँ काफ़ी लोग महात्मा बुद्ध को पूजते हैं। और ये दीवार पे बनी हुई कलाकारी बहुत ही भव्य है, और अभी चूँकि लॉकडाउन के कारण 1 साल से लोगों का आना जाना यहाँ नहीं हो रहा है। काफ़ी भव्य बनी हुई ये शांति स्तूप है, सबसे ऊंची चोटी पर बना हुआ है ये जो आपका मैदानी क्षेत्र दिख रहा है, यहीं पे हुई थी कलिंग वॉर, जिसको कलिंगा वॉर कहा जाता है, राजा पद्मनाभन और सम्राट अशोक के बीच। शाम के 6 साढ़े 6 बजे यहाँ एक प्रोग्राम होता है जिसमें लाइट और म्यूज़िक के थ्रू कलिंगा वॉर के बारे में बताया जाता है लोगों को। तो जब भी आप आएँ तो शाम के समय यहाँ थोड़ा दें ताकि आप यहाँ के बारे में और विस्तार से जान पाएंगे। जो मंदिर आपको दिखाने जा रहा हूँ वह मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है, लिंगराज मंदिर। शैव परंपरा को जो लोग मानने वाले हैं, शैव संप्रदाय को जो लोग मानने वाले हैं, उनका प्रमुख तीर्थ स्थल है। इस मंदिर को त्रिभुवनेश्वर भी कहा जाता है। भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित ये मंदिर है। वैसे तो ये मंदिर 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था, पर इसके कुछ हिस्सों को 12वीं शताब्दी में भी बनवाया गया, और जो इसका कुछ मूल हिस्सा है वो 1400 वर्ष पुराना है। अगर इस मंदिर की बात करेंगे तो 6ठी शताब्दी में भी इसका उल्लेख मिला है। लिट्टी तथा वसा नाम के 2 राक्षसों का वध भी माँ पार्वती ने यहीं पे किया था। यहाँ पर एक सरोवर है जिसका नाम है बिंदुसर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। लिंगराज मंदिर का मुख्य मंदिर। आज का हमारा आखिरी, या कहें तो इस टूर का आखिरी डेस्टिनेशन है, जिसको कहते हैं खंडगिरी। खंडगिरी जो है वो
गिरी का मतलब होता है पहाड़ और खंड का मतलब होता है टूटना या फिर बीच से अलग कर देना या फिर तोड़ देना, यानी टुकड़े कर देना। तो खंडगिरी एक बहुत बड़ा केव था जिसको बीच से कट करके ये रास्ता बनाया गया, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं। तो जब से उसको कट करके रास्ता बना दिया गया तब से उस गिरी को बदल के खंडगिरी कर दिया। और दोनों तरफ गुफाएं हैं, अच्छा व्यू पॉइंट है, वहाँ से आपको भुवनेश्वर दिखता है और बहुत ही अच्छा व्यू है वहाँ का। आइए देखते हैं। 5 मिनट चलने के बाद हम पहुंच गए हैं एंट्री पॉइंट पे। यहाँ पे हमें कोड बता दिया गया है कि क्या कोड बोल के अंदर जाना है, क्योंकि टिकट लगता है। तो टिकट के बदले हमारे गाइड ने हमें कोड बता दिया था और वो कोड बता के हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे आपको छोटी छोटी चाय की टपरी मिल जाएगी, आपको काला अट्टा मिल जाएगा और थोड़ी बहुत खाने का पीने का सामान मिल जाएगा। खंडगिरी भुवनेश्वर से 7 मील दूर पश्चिम और उत्तर में एक पहाड़ी है उदयगिरी, उसी के पास है। खंडगिरी की ऊंचाई वहाँ की सामान्य ऊंचाई से 123 फीट ऊपर है, जो कि वहाँ के आसपास के सारे पहाड़ियों से ऊपर है। ऐसा कहा जाता है कि कलिंग के जो नरेश थे, यानी कलिंग के जो राजा थे खारवेल, उनका प्रसिद्ध हाथी गुफा खंडगिरी से कुछ ही दूर पर स्थित है। यह गुफाएं जैन संप्रदाय से संबंधित हैं। इसकी अगर बात की जाए कि ये कब की गुफाएं हैं, तो अनुमान लगाया जाता है, जो इस पर रिसर्चर्स हैं उनका मानना है कि प्रथम शताब्दी, मतलब पहले शताब्दी या फिर पहले शताब्दी से भी पहले, यानी ईसा पूर्व की बनी हुई ये गुफाएं हैं। इसमें 44 गुफाएं उदयगिरी की हैं और नीलगिरी में 3 गुफाएं हैं और खंडगिरी में कुल 19 गुफाएं हैं। अब पूछेंगे खंडगिरी में कौन कौन सी गुफाएं हैं। अब देख रहे हैं सामने ये खंडगिरी का एक भाग है जिसमें हम ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कौन कौन सी गुफाएं हैं इस खंडगिरी में, तो पहली गुफा है तालोवा गुफा, फिर दूसरी गुफा है तालोवा गुफा, फिर है अनंत गुफा, तेनंतुली गुफा, खंडगिरी गुफा, ध्यान गुफा, नवमुग्नि गुफा, बड़भूजी गुफा, त्रिशूल गुफा, अंबिका गुफा, लाल तेंदुकेश्वरी गुफा, अनाम की दूसरी गुफा है एकादशी गुफा और अनाम। इसमें 3 अनाम गुफा हैं, ठीक है, और जिसका कोई नाम नहीं है कह सकते हैं। तलोवा की 2 गुफाएं और इस तरह से कुल 19 गुफाएं जो आप देख रहे होंगे इस वीडियो में। इस गुफा को घूमने के लिए आपको देना पड़ता है 20 रुपये पर व्यक्ति, जिसमें आप आराम से पूरा दिन, अगर आप दिन में जाते हैं तो पूरा दिन घूम सकते हैं इसको। वैसे ये 1 से 1.5 घंटे में आप पूरा सारे गुफाओं को घूम सकते हैं। आप आनंद लीजिए गुफाओं का, देखिए कितना सुंदर और कितनी मेहनत से बनाई गई होगी ये गुफाएं। जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए या ध्यान के लिए, अलग अलग काम के लिए इसको ईसा पूर्व बनाया गया था और कितना सोच समझ के बनाया गया होगा आप देख सकते हैं। इसमें आराम से आदमी भी घुस के आराम से रह सकता है, न बारिश न भूकंप। ये सर्प गुफा है और ये जो देख रहे हैं आप, ये ध्यान गुफा है। इसमें आप आराम से बैठ के ध्यान कर सकते हैं, जिसमें ये घुस रहे हैं मंतोष भैया। ये देखिए, आराम से आप घुस के ध्यान कर सकते हैं। इसी के साथ पुरी और भुवनेश्वर की यात्रा का ये आखिरी दिन था। फिर हम मिलते हैं अगले यात्रा में। अगली सीरीज जो होगी वो हमारी साइकिल यात्रा की होगी।